नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज़ खान और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी बेहद ख़ास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है कहानी कामयाबी की। अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस समाज के, मुल्क के और प्रदेश के ऐसी शख्सियात से जिन्होंने अपनी कहानी की एक नई इबारत लिखी है, जो कामयाब लोगों की उस फहरिस्त से ऊपर हैं जो भीड़ का हिस्सा हैं। कामयाब तो हैं लेकिन भीड़ का हिस्सा हैं। तो आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ बेहद कामयाब हैं लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से अपनी कामयाबी की इबारत लिखी है। बगैर कोई वक्त ज़ाय किए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ कहानी कामयाबी की में मौजूद हैं गुरुग्राम और एनसीआर के एक बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी जनाब नरेश चावला जी। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। इससे पहले की बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बता दें कि नरेश चावला जी केटरिंग के एक बड़े बिजनेस को संभालते हैं, बिल्डर भी हैं, कंस्ट्रक्शन में भी उनका अच्छा खासा नाम है और यहाँ तक का सफ़र उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है। उनके परिवार ने भी बंटवारे की तकलीफ झेली है और तब जाकर नरेश चावला आज नरेश चावला के रूप में यहाँ हमारे और आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। नरेश जी, आज तो गुरुग्राम एनसीआर में एक बड़ा नाम आप कमा चुके हैं, बड़ी बिजनेस पर्सनालिटीज़ में आपका शुमार होता है, लेकिन बंटवारे का दर्द झेला आपने, आपके परिवार ने। आपकी हालांकि उस वक्त पैदाइश नहीं हुई, लेकिन आपके वालिदैन ने, आपके पेरेंट्स ने वो तकलीफ़ ज़रूर झेली है। शुरुआत वहीं से करेंगे हम। क्या हुआ था उस वक्त, कहाँ से कहाँ आ गए थे आपके परिवार वाले? बंटवारे के टाइम में काफ़ी परिवारों को बड़े दुख झेलने पड़े। उसमें हमारा भी परिवार था। मेरे दादाजी 3 भाई थे, तो वो भी उस टाइम में बड़े मुश्किलात से वहाँ से निकले थे, बड़ी तकलीफ़ों से। फिर उनको जब विभाजन हुआ तो सबसे पहले लुधियाना में आके उनको कैंप लगे थे सरकार की तरफ से, तंबुओं में रहे वो लुधियाना से। फिर दोबारा से पूरे वहाँ से शिफ्ट करके इनको फिर गुड़गांव लेके आए। गुड़गांव में भी कई महीने तो टेंटों में, तंबुओं में रहे वो लोग, और खाने की हर चीज़ की बड़ी परेशानी थी। सरकार की तरफ से डबल रोटी देने के लिए सरकार के लोग आते थे, वो देते थे, उस हिसाब से वही अपना पेट भरते थे। बड़ा मुश्किल टाइम था। धीरे धीरे फिर इनको सरकार की तरफ से 40-40 गज के मकान मिले। अच्छा। हमारे बुजुर्गों, दादाजी ने हमारे 100 रुपए में 100 रुपए की रसीद कटती थी, सरकार की तरफ से 40 गज का मकान दिया जाता था। तो ऐसे सभी लोगों के साथ था, हमारे परिवार के और भी रिश्तेदार, सबके साथ यही कहानी थी। तो वो फिर उस मकानों में फिर तो कच्चे ये मकान मकान थे। कहाँ मिले आपको? ये अर्जुन नगर, गुड़गांव में अर्जुन अच्छा। नगर में मिले। वो कच्चे मकान होते थे उस टाइम में, जो सरकार ने जिस तरीके से बना के दिए थे, तब उसी हालात में बारिशों में बड़ी परेशानियां होती थी। हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी बताते थे, हम छोटे छोटे होते थे जब वहाँ से आए थे, तो हमारे दादाजी हमारे यहाँ तो कहते हैं कि वो चूल्हा जब जलाते थे तो उसके लिए कोयला रेलवे स्टेशन से, जो लाइन है, रेलवे लाइन होती थी, वहां से जो कोयला गिरता था वही वही चुप के लाते थे, और शाम को वही उसी कोयले से ही उससे फिर चूल्हा जलता था? उससे चूल्हा जलता था, उससे खाना बनाते थे। जो वो अपनी परेशानियां बताते थे, देख के भी दिल दहल जाता था, तो सुन के भी भाई किस तरीके उन्होंने अपनी लाइफ बड़े मुश्किलात में बिताई। जी। हमारी दादी बताती है तो बच्चों को समय पे खाना भी नहीं दे पाते थे, बड़ा मुश्किल टाइम था, और उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे। हमारे दादाजी यहाँ से गुड़गांव से 12 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है नाथुपुर, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, दिल्ली बॉर्डर पे, एमजी मैरोली रोड बॉर्डर पे पड़ता है। सबसे पहला गांव है नाथुपुर। उसमें जाके उन्होंने यहाँ से सब्जियां लेके जाते थे या और कुछ खाने पीने का सामान, पैदल जाया करते थे सिर पे टोकरी रख के। हमारे दादाजी और तीनों भाई जो जाते थे वहां पे सामान बेच के, वहां से फिर शाम को वापस पैदल आना, तब रोटी का जुगाड़ तब होता रोटी का जुगाड़ होता था। धीरे धीरे बस यही कार्रवाई चलती रही। जी। बड़ा मुश्किल टाइम था। फिर हमें क्लेम में हमारे पिताजी बताते थे, बताते हैं कि दादाजी भी यही बताते थे कि नारनौल में एक गांव था, वहां जाके हमें जमीन मिली। जी। वो जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। कितनी जमीन थी वो? वो टोटल 31 एकड़ बताते थे। अच्छा। जमीन मिली थी तो खोड़मा गांव में। तो वहाँ बंजर की जमीन थी? हाँ, बंजर जमीन थी। वैसे तो जो कागजों में जो थी ना हमारी, वो तो 31 एकड़ मिली, पर वहाँ जो पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, तो हमारे दादाजी बताते थे कि छोटे बड़े हमारे बाबा वो राजाओं की तरह रहते थे। बहुत वहाँ जमीन थी, बड़ी उपजाऊ जमीन थी, बड़ा अच्छा कारोबार तम्बाकू का, तम्बाकू के बहुत बड़े, हमारे परदादा बद्दू राम चावला तम्बाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे वहाँ पे।
यानी ये तो आपके कई गाँव परिवार में के लिए सप्लाई बड़ा झटका था बड़ा चावला झटका साहब था। के। तभी उन्होंने यहाँ के तभी तो उनको मुश्किल हुई, उन्होंने वहाँ पे बड़ा आराम आराम बहुत पूरा शाहाना था। अंदाज में हाँ, जिंदगी जी वहां पर। तो और वहाँ पे वो घोड़ी रखा करते थे, तो बड़ा हिसाब किताब बताते थे, बहुत अच्छा था। यहाँ के एकदम से जब ये बुरा वक्त देखा तो उनके उन्होंने पता नहीं कैसे वो टाइम निकाला बड़ी मुश्किलात में। फिर उनको यहाँ पे जो हमारे दादाजी बताते जमीन मिली थी, वो तो एक तो उपजाऊ नहीं थी, फिर किसी को यहाँ जब गुड़गांव में आके काम किया तो वो जमीन किसी को बटाई पे दे दी, उन्होंने ही कब्जा कर लिया वहाँ के गांव वालों ने। अच्छा। वो जमीन भी फिर केस लड़ते रहे कोर्ट में, फिर आखिर पे हमारा वकील था, तो पैसे भी वकील को भी पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे उस टाइम, घर ही बड़ी मुश्किल से चलते थे। तो दादा ये कहने लगे, हमने वकील से कहा भी हमारे पास अब आप तो केस लड़ने के लिए ना तो हमारे पास पैसे हैं ना हम दे सकते हैं जी, आप बताओ इसका। फिर वो वकील साहब कहने लगे चलो अगर आप नहीं लड़ सकते तो आपको मैं 100 रुपए एकड़ मतलब 3100 रुपए में 31 31 एकड़ एकड़ जमीन मुझे दे दो, मैं अपने आप लड़ूंगा उनसे। वो आपको वकील मैं साहब ने ले ली। वकील साहब ने ही, ओंकार वकील होते थे नारनौल के, वो बताते जैसे अब कहानी बताते हैं अपनी, आप बीती बताते थे, तो उन्होंने 3100 रुपए में वो जमीन वहां दे के, तो वही नाथुपुर गांव में फिर वहीं पे ही हमने दुकान किराने की फिर करी। तो उस टाइम में खल गांव में गाय भैंसे होती थी, खल बिनोला किराना ये सारी चीजें फिर उन्होंने उन्हीं पैसों से की। तो ग्राम पंचायत नाथुपुर की जमीन ली, तो उस टाइम के गांव के सरपंच होते थे, उन्होंने कहा जी हम आपको जगह दे देते हैं, बनाना आपको पड़ेगा क्योंकि हम बना नहीं सकते। तब सबके लिए पैसों की हर जगह मुश्किलात थी, पैसा किसी के किल्लत पास नहीं थी। होता जी था। जी। तो फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास जो ये पैसे आए हैं इसी से हम दुकान बना रहे। तो उन्होंने कहा नीचे आप दुकानें बना लो, ऊपर हमें चौपाल बना के दे दो, ताकि हम गांव में कभी हमारी पंचायत होती है या कोई होता है तो हमें वो चौपाल काम आ जाएगी, नीचे आपको दुकानें बना के दे देते हैं। तो वही पैसे उन्होंने कुछ बनाने में लगाए, कुछ सामान भरने में, फिर वहां से हमारा कारोबार थोड़ा सा ठीक चला। तो उस टाइम में 3100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। हाँ जी। तो बताते हैं तो कि काफी चावला साहब अभी आपके जो बिजनेस हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर हम आगे अभी तो बढ़ेंगे। मैं वही दुकानें मैं बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, पंप ऑपरेटर पब्लिक हेल्थ में रहे, तो उन्होंने तो नौकरी करी, पर दादा ही थे। फिर दादाजी की हमारी डेथ हुई 82 में। तो हमारे छोटे वाले जो दादाजी के भाई थे, छोटे वाले हमारे बाबा, उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा भाई, इन बच्चों को भाई अपने भतीजे को, हमारे पापा ही तो उनके भतीजे लगे। जी जी। उन्होंने दयाल चंद चावला, उन्होंने कहा जी मेरे साथ ही आप बच्चों को लगा दो। तब मैं 8वीं पढ़ता था, मैं स्कूल पढ़ने जाता था, उसके बाद साइकिल लेके, पहले तो साइकिल ही बड़ी मुश्किल से खरीदी, जी। साइकिल लेके मैं फिर दुकान पे जाया करता था। तो उनका खाना वाना लेके कई बार छुट्टियों में भी 2-2 महीने में रह के आता था वहाँ जी पे जी। गाँव में। तो फिर दादाजी के साथ बस उन्हीं के वही कामों जी। में लगे रहे, धीरे धीरे काम बस बढ़ता गया, कुछ हाँ। चीजें। पढ़ाई कहाँ तक की आपने चावला पढ़ाई साहब? मैंने 10वीं तो डीएवी स्कूल से करी, फिर मैं इंटर मेरी फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर 1-2 साल बाद कईयों ने कहा कि भाई आगे पढ़ना है, तो इंटर का जो पेपर हो भोपाल में, गुप्ता कॉलेज हमारे गुड़गांव में है, तो गुप्ता जी कॉलेज से हमने फिर इंटर करने के लिए हम भोपाल पेपर दे के आए थे। अच्छा। तो बस उसके बाद पढ़े तो नहीं है, तो 8वीं से पढ़ाई पे तो इतना ध्यान था नहीं, हाँ। मजबूरियां इतनी थी, तो उस टाइम में पैसों की भी बड़ी। पर ये बड़ी बात है चावला साहब जो आपने अभी बताई कि क्वालिफिकेशन आपको छोड़नी ही पड़ी एक तरह से। 12वीं तक पढ़ के फिर आप काम में लग गए, और इसके बावजूद आप इतने बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं। वो तो बस कहते हैं ना, भगवान की जो आशीर्वाद था कि लगे रहे हम, फिर इसी कामों में धीरे धीरे गुड़गांव में काफी तरक्की हुई। उसके बाद हमारे वहाँ पे गांव के आसपास डीएलएफ कॉलोनी बस गई। डीएलएफ कॉलोनी आने से काफी कुछ आगे बढ़ा, जमीनों के भी रेट बढ़े, काम भी बढ़े, बाहर से भी लोग आए। दिल्ली डीएलएफ में तो बाहर से भी काफी लोग आए, दिल्ली के भी काफी लोग आए, जो वहाँ के बस से धीरे धीरे फिर काम बढ़ने लगा। तो हमने 98 में मैंने फिर एक कैटरिंग के काम शुरू किया अपना। तो छोटे वाला भाई और पिताजी तो दुकान पे ही, फिर पिताजी रिटायर हो गए थे, वो भी दुकान पे ही बैठते थे छोटे वाले भाई के साथ। दादाजी की हमारी जो पापा ही के चाचा थे, उनकी भी 92 में डेथ हो गई थी। अच्छा। जून में। तो वो उनके बेटे भी फिर नौकरी करते थे, वो बाकी खाली छोटा भाई, फिर फादर ने भी रिटायरमेंट ले ली पहले ही, तो वो बस दुकान पे रहते थे, मैं भी साथ करता था। फिर धीरे धीरे मैंने एक नया काम शुरू किया कैटरिंग का। तो उस टाइम नए नई कॉलोनी बसी थी, तो काफी लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी टेंट और खाने की व्यवस्था करने की। किसी को मकान का मुहूर्त है या कोई सगाई है, शादी है, दुख है, सुख है, सबके लिए टेंट और खाने की व्यवस्था। दिल्ली के लोग, बाहर से लोग आए थे, कोई हैदराबाद से आया, कोई मद्रास से आया हुआ था। तो गुड़गांव डीएलएफ तो ऐसा है ना कि वहाँ तो हर स्टेट से लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग आए।
तो उनको फिर हमने सोचा कि एक नया काम ये शुरू करके देखते हैं। तो धीरे धीरे बस उसी काम में फिर जी, ऊपर वाले ने ऊपर बरकत दी, वाले ने आपको बरकत दी, बिजनेस आपका कैटरिंग बढ़ाया। का काम बढ़ता रहा, टेंट का भी। फिर धीरे धीरे उससे फिर हमने फिर कंस्ट्रक्शन में कब आए आप? कंस्ट्रक्शन में तो बस ऐसे ही दो चार हमने जैसे मकान लिए, पुराने प्लॉट लिए थे उनके, उनको फिर बढ़ाना शुरू किया। कितने बहन भाई हैं चावला साहब आप? हम दो भाई और दो बहनें हैं। मेरे से अच्छा। बड़ी मेरी बहन है, हम्म। फिर मैं हूँ, फिर छोटे वाली, फिर मेरे से छोटी बहन है, फिर छोटे वाला भाई है। दोनों भाई हम इकट्ठे ही हैं। और अच्छा। आज तक भी हमारा परमात्मा की दया से अभी भी सब संयुक्त कुछ परिवार संयुक्त है आपका? परिवार है। पिताजी माताजी साथ रहते हैं। दोनों भाइयों की हमने आज तक किचन भी अलग नहीं करी, सब इकट्ठे हैं, बच्चे ये भी साथ हैं। आज के दौर में सबसे अहम बात आप बोल रहे हैं चावला साहब। हाँ। और मुझे लगता है आपकी कहानी जब हमारे दर्शकों तक पहुंच रही होगी तो एक मिसाल भी यूथ्स के सामने, नौजवान नस्ल के सामने ज़रूर पेश हो रही होगी कि एक साथ रहकर भी अपने वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक साथ रहकर भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक ही साथ रहते हैं। मेरा भाई तो बिल्कुल ही सीधा आदमी है। हाँ। गुरु जी की कृपा है, वो हमेशा हम साथ ही रहे और साथ ही काम किया। फिर मैंने किराने का, हमने दुकान पे वो चलाता था, मैं कैटरिंग और टेंट का चलाता था। जी। तो फिर मैंने जब काम बढ़ने लगा हमारा, तो मैंने उनसे उससे कहा भी अब दुकान बंद कर दो। अब भी हमारा नाथूपुर गांव के अंदर पुराने मकान है, वो अभी हमने वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया हुआ है। तो छोटा सा एक मंदिर बनाया था, तो वो आज भी चल रहा है मंदिर। पंडित जी वहाँ रहते हैं, पुराने मकान है। तो भाई ने फिर वो किराने का दुकान काम छुड़वा के मैं फिर अपने साथ ले आया। काम बढ़ा तो हमें जरूरत थी, फिर धीरे धीरे वो साथ आया तो हमने और काम बढ़ाया। और आज परमात्मा की दया से मतलब अपना ठीक ठाक रोजगार है जी। और सब चीज प्रभु की कृपा है। अपने बड़ों से आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अडॉप्ट की है? देखो, बड़ों से हमने यही सीखा है। जो हमारे दादाजी तो भगत जी कहते थे, वहाँ बहुत ही सीधे आदमी थे। उन्होंने गांव में, आज भी आप नाथूपुर में किसी से भी आप कहीं से पता करोगे, गांव नाथूपुर आज काफी तरक्की पे हो गया वो गांव। उस टाइम में वहाँ भी काम धंधों की कोई था नहीं। और वो पहाड़ी पे बस वो था, पत्थर या क्रेशर का काम था। तो वो लोग भी सब गाड़ियां चलाते थे या दूध बेचने दिल्ली जाया करते थे। तो उन लोगों ने भी बड़ा मुश्किल टाइम, उस टाइम हमारे दादाजी ने काफी लोगों की हेल्प की। जो गरीब होते थे हमारे दादाजी, भाई वो जो अपने बच्चों की शादी में नहीं दे पाते थे, हमारे दादाजी जब थोड़े से समक्ष हुए, थोड़ा ठीक सक्षम ठाक हुए, हुए, हाँ। तो सक्षम हुए, तो उन्होंने जी। भी काफी हेल्प करी जी। उनकी। वो उस टाइम छोटी छोटी जरूरतें होती थी, 500 1000 रुपए में शादियां हो जाती थी। हाँ जी। तो जब धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले गए, हम भी उनका, आज भी गांव का पूरा गांव देखो हमारा बड़ा प्यार बना हुआ है। पूरा गांव हमें घर का सदस्य समझता है। घर गांव में मैं अपने नाथूपुर गांव में कहीं भी चला जाऊं, हर परिवार ऐसे लगता है जैसे अपना परिवार हो। जी, ये बड़ी बात है कि अपनी जड़ों को आपने नहीं छोड़ा है। नरेश जी, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को अब ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में होगी कि ये जो संघर्ष की, जद्दोजहद की कहानी हम सुन रहे हैं नरेश चावला जी की, परिवार के बारे में उन्होंने बताया, संयुक्त परिवार के बारे में बताया। आपके खुद के परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है? मेरे बड़ी तो बिटिया है, फिर बेटा है। बेटा बाहर पढ़ के आया है, यूएसए में, बॉस्टन में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वो अभी 2 साल का कोर्स करके आया है। बिटिया ने ग्रेजुएशन कर ली। भाई के बच्चे हैं, उनके भी 2, एक बेटा है, उसने भी ग्रेजुएशन कर ली। और अब हमारे साथ, वो तो हमारे साथ काम में लग गया, कैटरिंग और टेंट का काम देख लेता है। और बाकी मेरे वाला बेटे ने तो अब वो कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, वो अपना बिजनेस वो कर रहा है। खुद करूँगा, वो अपना कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो वो अपना खुद का बिजनेस किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में कर रहा है। जी। नरेश जी कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मुझे यकीन है जिस तरह आप एक फैमिली मैन नज़र आ रहे हैं, अभी तक संयुक्त परिवार में रहते हैं आप लोग, तो आपकी धर्मपत्नी भी यकीनन आपकी बेहतरीन हमसफ़र होंगी। बिल्कुल। मेरी धर्मपत्नी वैसे दिल्ली से बिलोंग करती है, दिल्ली से मेरी शादी हुई है। तो वो भी बड़े संयुक्त परिवार से थी, इसलिए यहाँ भी उसने अपने परिवार को बड़े अच्छे से संभाला। तो चाहे हमारे परिवार में मेरी 2 बहनें हैं, तो और भी कोई हमारे परिवार में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, आज तक उसने कोई शिकायत नहीं आने। हर तरीके से मेरा सहयोग किया और हमेशा मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चली। और उसके देखो, ये वाकई में ठीक बात है, आज कामयाबी में औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। उसमें मैं, अब हमारा काम ऐसा था कि कैटरिंग टेंट का रात को 1-1 2-2 बज जाती थी, 3-3 4-4 बजे आए, कभी उसने शिकायत नहीं करी, नाराजगी नहीं जताई। उनको पता था, क्योंकि उनके खुद के फादर का भी
डिपार्टमेंटल स्टोर था दिल्ली में, तो उन्होंने भी खूब खूब मेहनत भी करी है, फादर के साथ हेल्प भी करती थी। तो यहाँ के भी मेरे साथ खूब उन्होंने जो हेल्प हो सकती थी, हमारे पीछे कोई काम होता था घर से, कोई सामान मंगाना या कुछ लिस्ट बनाना, या मेरे साथ कोई जैसे हम लिस्ट बनाते थे सामान की, तो काफी हेल्प हेल्प उसकी करते तरफ थे से की। जी। हाँ, बहुत मिली है। नरेश जी, गुरुग्राम में लोग आपको समाज की खिदमत के लिए भी जानते और समझते हैं, समाज की सेवा भी आप करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। और सुना है कि पंचरत्न स्मारक जिसका ज़िक्र अक्सर कई बार होता है, उसके बारे में भी तफ़सील से जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि गुरुग्राम और आसपास के लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई आपने? सब लोगों से प्यार है। देखो, पुराने गुड़गांव में हमारी यहीं की पैदाइश है। सबसे मेन जो पुराना हमारे पिताजी का भी दादाजी का भी सबसे प्रेम प्यार था, उसी को हमने आगे बनाए रखा। लोगों के साथ बड़ा अच्छा हमारा व्यवहार रहा है। और मेरे को ग्रीवेंस कमेटी मेंबर भी बनाया पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने। तो मैं आज ग्रीवेंस कमेटी मेंबर भी हूँ और व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और कई सामाजिक सेवाएं RW हमारे शिवाजी नगर की है, उसका निर्विरोध मेरे को प्रेसिडेंट बनाया। कोई हमारा इलेक्शन नहीं हुआ, सब लोगों ने कहा भी आप जब समाज के साथ इतना जुड़े हुए हो जी। तो आप समाज के लिए इतना कुछ करते हो, तो हम इलेक्शन नहीं रखेंगे, अगर आप प्रधान बनना चाहो तो हम आपको निर्विरोध प्रधान बनाते हैं। जी, और अक्सर कहा जाता है कि निर्विरोध किसी को अगर कोई चुनता है किसी संस्था के लिए या जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं, तो कहते हैं कि उसकी शख्सियत बहुत खूबसूरत रही होगी। बस प्रभु की कृपा रही है जी। अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि किसी का काम हमारे से हो सकता है तो पूरी हेल्प करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि कोई हमारे पास आए तो अगर हमारे से कोई उनका काम हो सकता है तो मैं पूरी मदद करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ। जी, पंचरत्न स्मारक के बारे में बताइए, क्या ताल्लुक है? स्मारक विभाजन के टाइम में काफी आपने भी सुना होगा। अब उसके ऊपर तो कोई पिक्चर भी बन गई है जिसमें दिखाया गया है कि बहुत जान की बहुत हानि हुई थी। काफी लोगों को उस टाइम में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था, लाखों में थी तादाद। लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी। बिल्कुल। और उन बेचारों का उस टाइम में जो हमारे पूर्वज थे, कोई हमारे रिश्तेदार थे या हमारे पूर्वज थे, उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। लोग अपनी जान बचाने के लिए, कोई लोग तो अपने परिवार के बच्चों की लाशों तक भी नहीं उठा पाए। अपने परिवार के लोगों की इतना बुरा हाल था। तो उनकी ये एक विभाजन के टाइम में बहुत बड़ी दुख की बात थी। तो उनकी एक याद में एक स्मारक बनाया है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी, हमारे जो पटौदी के महामलेश्वर जी है, उन्होंने ही ये शुरुआत करी थी उस टाइम के। ये स्मारक कहाँ बनाया आपने? ये हमारे उस टाइम के, ये स्मारक कुरुक्षेत्र में बना रहे हैं। अच्छा। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपनी जमीन खरीदी है। उस टाइम के हमारे MP होते थे चोपड़ा जी, अश्विनी चोपड़ा जी, करनाल से। उन्होंने और हमारे महाराज जी ने और भी संस्थाओं में काफी लोग जुड़े हुए हैं और काफी आप ट्रस्टी भी हैं इसके? मैं भी ट्रस्टी हूँ। काफी लोग हैं ट्रस्टी और काफी लोगों ने योगदान भी दिया। सुना है मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए योगदान दिया है? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी खुद की पेरेंट्स की जो जमीनें थी, जो उनको भी वो दान की है, दान 1 एकड़ उन्होंने इस स्मारक के लिए दान दिया है। मुख्यमंत्री जी भी कई 2-3 बार, जैसे महाराज जी ने काफी बड़ा आयोजन किया है तो मुख्यमंत्री जी चीफ गेस्ट आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है मैं स्मारक के लिए और जो भी हो पाएगा मैं पूरी कोशिश है, मैं इस संस्था के लिए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। जी नरेश जी, यहाँ तक का सफ़र बड़ी जद्दोजहद से तय किया है आपने, बड़े संघर्ष किए हैं ज़िंदगी में। कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा याद रहता है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे? ये तो वो तमाम मेमोरीज़ थी जो दुख भी देती हैं और हिम्मत भी देती हैं कि बंटवारे का ऐसा दंश झेला। लेकिन अपनी खुद की ज़िंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आप अगर बताएंगे आगे तो नौजवान नस्ल को भी उससे प्रेरणा मिलेगी? मतलब हम छोटे होते थे, हमने काफ़ी काम किए। मैंने तो जब एक आपने देखा होगा एक बार वो वीडियो और VCR चले थे, जो लोगों को पहले ये सुविधा नहीं थी इसकी केबल वगैरह की, तो तब VCR आते थे बाहर से, तो हमने VCR भी चलाए। मैंने वीडियो किराए पे भी दिए। गांव में हम चलाया करते थे उस टाइम, 200 रुपये 300 रुपये पूरे दिन के मिलते थे किराया। तो वो भी मेहनत करी। मतलब जो भी काम मिला ना, हमने किसी काम में कोई संकोच नहीं किया, मेहनत के सारे काम किए और आज
मतलब इस पोजीशन पे आने के लिए हमें जो भी काम मिला, हम जो मेहनत के काम थे सारे हमने अपने किए। नरेश चावला जी की इच्छा क्या राजनीति के जरिए भी समाज सेवा करने की है? मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं तो समाज सेवा में ही बस विश्वास रखता हूँ। राजनीति का देखो, पार्टी हमारे बीजेपी पार्टी में अगर उन्होंने कोई सेवा का मौका दिया तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ पार्टी के लिए। तो बाकी ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है कि मुझे कोई राजनीति, मैं तो समाज सेवा में ही विश्वास करता हूँ। बाकी पार्टी ने अगर कोई आदेश दिया कोई सेवा का मेरे जिम्मे लगाया तो मैं जरूर करूँगा। जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं नरेश जी, उस पर आपकी फिक्र क्या कहती है? क्या संतुष्ट हैं आप? राजनीतिक में तो देखो, वैसे तो बहुत इस टाइम में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी देखो, नाराजगी तो लोगों की रहती है, सबको तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। किसी भी पहले भी सीएम आप देख लो, जितने भी आए हैं, कोई जितने काम देखो मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हैं, शायद पहले इतने नहीं हुए। और सब कुछ भ्रष्टाचार पे बिल्कुल ही जीरो भ्रष्टाचार हो गया। नौकरियां काबिल जो लोग हैं उनको मिल रही हैं। किसी भी काम में भ्रष्टाचार पे पूरा का पूरा अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आज ड्राइविंग लाइसेंस बनवा, घर बैठे आप सारे काम कर सकते हो ऑनलाइन। बिजली के बिल हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको किसी को जाने की जरूरत नहीं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट पूरे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे सीएम साहब ने ऑनलाइन किए हैं। आपकी कुछ भविष्य की योजनाएं हैं? ऐसा कुछ नहीं, बस परमात्मा ऐसे ठीक ठाक रखे, परिवार सब सही से चलता रहे, मेरा ऐसा कुछ। वैसे तो आप 24/7 मसरूफ रहने वाले शख्स हैं, लेकिन जब खाली वक्त होता है नरेश चावला के पास तो क्या करते हैं? हॉबीज क्या हैं आपकी? कुछ शौक भी पाल रखे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेन तो कभी बस दोस्तों से मिलना या दोस्तों फिर से मिलना। गैदरिंग्स में इकट्ठे हो जाना? हमारा काम ही टोटल वैसे तो यही है, कैटरिंग का है, तो गैदरिंग का तो रोज रहता वैसे ही ही हो है। जाती है। हाँ, बाकी कई बार वहीं जाते हैं तो कहीं बाहर घूमने चले गए। बस मेन तो मेरा पिक्चर देखना यही एक हॉबी है। यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने पूर्वजों के संस्कार को दें और अच्छे काम करें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, और इसी से ही तरक्की है। अगर कभी आपको मौका मिला जनता की सेवा करने का, राजनीति में भी अगर पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप क्या चीज़ बदलना चाहेंगे चावला साहब? देखो जी, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता। बाकी जो अगर मैं तो कहता रहा हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला तो वही पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे बस। जी, तो अभी समाज सेवा के जरिए आप लगातार जुड़े रहते हैं इन कामों में, या अलग से आपको कोई वक्त निकालना पड़ता है? आपके रूटीन का हिस्सा है? नहीं, ऐसा नहीं है, वही टाइम तो निकालना पड़ता है। कुछ हमारा काम का भी शेड्यूल ऐसा है, आपको पता है, ये भी बड़ा जिम्मेदारी का काम है, टेंट का और कैटरिंग का भी। तो ये भी किसी भी, अगर मान लो हमने कोई प्रोग्राम अगर दिया है, उनके यहाँ फंक्शन है, तो वो भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। ज्यादातर तो इसमें बिजी रहते हैं, फिर भी कोई सोशल कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए टाइम तो देखो निकालना ही पड़ता है, और कोशिश करते हैं पूरा टाइम निकालने की। करते हैं। कुछ ऐसा नहीं कर पाने का मलाल कभी दिल में आता है, या कोई कसक बाकी है दिल में कि अगर जिंदगी ने मौका दिया होता तो मैं ये भी करता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रभु ने जितना सोचा नहीं था, जितना प्रभु ने दिया है, मैं इस अपने आप में बड़ा संतुष्ट हूँ। और प्रभु ने जो दिया उसके लिए कोई शुक्राना है उनका। जी, नरेश जी, बीच में भी ये सवाल मेरे जहन में आया था। बाकी इच्छाएं तो इंसान की पूरी होती नहीं, वो तो है खैर, ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। कहते हैं कि पैदाइश से लेकर कब्र तक और चिता तक ख्वाहिश आदमी की बढ़ती है। कहते भी हैं कि ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना मर रहा है। बहुत लोगों पे तो बहुत सटीक बैठती है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं, ये बड़ी बात है। संतुष्ट होना ही सबसे बड़ी जी, जीवन का। एक आखिरी सवाल बिल्कुल शुरू में मेरे जहन में आया था नरेश चावला जी, कि आप पढ़ाई पूरी अपनी नहीं कर पाए थे, आपने जल्दी बिजनेस संभाल लिया। कभी ऐसा लगा, कोई हर्डल, कोई रुकावट रास्ते में नज़र आई कि अगर मैं और ज़्यादा पढ़ लेता तो मैं ग्रो करा देता चीज़ों को ज़्यादा? या आपको लगता है कि वो दौर ऐसा था कि आपने उस वक्त कम क्वालिफिकेशन में भी चीज़ों को संभाल लिया? और वो देखो, उस टाइम में मजबूरियाँ थी, तो ना तो देखो पेरेंट्स के पास इतना पैसा था, तो हमारी भी यही था कि भाई अभी टाइम से हमने अपने काम धंधे में लग के भी अपना
काम शुरू कर दिया। तो बाकी कई बार मलाल होता है अगर ज़्यादा पढ़ते तो, जैसे आज का जो युग है हाँ, इंग्लिश, हर चीज़ में जी, इंग्लिश युग हो गया। तो अब कई बार ये मलाल होता है अगर पढ़े लिखे होते, कई काम ऐसे होते हैं कि हम इंग्लिश में पूरी तरह बात नहीं कर पाते या इंग्लिश में किसी को जवाब नहीं दे पाते। अब कई बार जो हमारे अब जैसे कस्टमर हैं, जी, अब फोन पे कई बार फोन कंपनियों के जैसे हम काम करते हैं तो फोन पे आते हैं, तो हाँ, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरे से हिंदी में बात करो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी। क्योंकि हम उस हमारे टाइम में था भी नहीं इंग्लिश का इतना नहीं था। हम छठी में हमें इंग्लिश लगी, 10वीं तक हम पढ़े 3-4 साल इंग्लिश। फिर उसके बाद तो मैंने क्रेफ्ट भी करी, तो इंग्लिश से हम घबराते थे, तो इंग्लिश मैंने वहां भी नहीं ली, तब भी हाँ, नहीं ली। तो बस यही मलाल होता है अगर पढ़े लिखे होते तो आज के टाइम में बिना इंग्लिश क्वालिफिकेशन के गुजारा नहीं है। जी। तो ये थे हमारे साथ नरेश चावला जी। इस खास बातचीत में जो बड़ी बात निकल कर सामने आई वो ये कि सीखने का और हौसले का सिलसिला रुकता नहीं है कभी भी। काम और ज़िंदगी की जद्दोजहद को साथ मिलाकर लेकर चलें तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। कहानी कामयाबी आखिर में एक मैसेज हमेशा आपको देकर जाता है हमारा एक ख़ास शो। आज नरेश चावला जी की कहानी सुनकर ये समझ में आया कि अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी तो सफ़र की इब्तिदा है यारो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश चावला जी इस खास बातचीत के लिए। मैं भी आपके चैनल खबरें अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। असल ये बात नहीं थी, ये पैगाम था एक जो आज आपकी इस कहानी के ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया अपनी ज़िंदगी की कहानी को मंजर आम पर रखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे आज के ख़ास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार एक और ऐसे ही कामयाब शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कामयाब लोगों की फहरिस्त में ख़ुद को भीड़ से अलग रखा। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त।